सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की इस सीरीज में आज हम यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, नेचुरल एंड इकोनॉमिकल रिसोर्सेज में जल और वन वाले टॉपिक की चर्चा करेंगे। जल में हम जिस फ्लो में हम इस चैप्टर को समझेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे संसाधन के रूप में जल के क्या प्रयोग हो सकते हैं, उत्तराखंड में परंपरागत जल स्रोत क्या है, जल संसाधन प्रबंधन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से किया जा रहा है हमारे राज्य में, प्रमुख कानून यानी कि जल से संबंधित जो प्रमुख कानून बनाए गए हैं वो आजादी से पूर्व कौन से थे और आजादी के पश्चात कौन से थे, और प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम यानी कि इम्पॉर्टेंट स्कीम्स और प्लान्स की बात करेंगे, जिसमें जैसे गंगा एक्शन प्लान है, नमामि गंगे है, इन सब चीजों की चर्चा इस सीक्वेंस में रहेगी हमारी। और साथ ही साथ हम इससे संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे टॉपिक के साथ साथ, ताकि टॉपिक की एक इम्पोर्टेंस भी हमें पता चले। जब हम जल की बात करते हैं तो यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि प्रश्न जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नदी, तालाब यहाँ से पूछा जा सकता है। ये भी आपका एक एरिया है ये, लेकिन ये जो यूनिट है हमारी जल प्रवाह प्रणाली, ये हम यूनिट नंबर 1 में कवर अप कर चुके हैं। संसाधन के रूप में और आर्थिक संसाधन के रूप में जल का एक और उपयोग जल विद्युत के रूप में भी है, लेकिन जल विद्युत वाली जो यूनिट है वो भी अलग से मेंशन की गई है, तो उसको हम वहां पर चर्चा करेंगे जहां वो यूनिट मेंशन है। यहाँ पर हम इस फ्लो में, इस सीक्वेंस में टॉपिक को समझेंगे और यहाँ से आए हुए प्रश्नों को भी हम डील करेंगे। जल संसाधन कहने का अर्थ है कि जल का वह रूप जिसको मनुष्य अपने उपयोग में ले सकता है, ले रहा है, उसको हम जल संसाधन कहते हैं, वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कैसे कैसे हम जल को एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे पेयजल, पेयजल की अगर हम बात करें तो हमने कहा जंतु और वनस्पतियों के जीवन का आधार है हमारे लिए क्या, पेयजल, यानी कि पीने योग्य जल। अगर पीने योग्य जल नहीं होगा तो जीवन को क्या है, हमारे खतरा है। सिंचाई की बात करें तो हमने कहा खाद्यान्न के लिए आवश्यक जो आवश्यक रूप से जिस सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है उसमें भी जल का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत में हमने कहा कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा को बनाने के लिए जल विद्युत का प्रयोग किया जाता है, जल का प्रयोग करके विद्युत का निर्माण किया जाता है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं, जो हमारे उत्तराखंड में भी चलते हैं। तो ये भी एक जल का आर्थिक रूप से प्रयोग है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में अगर जल नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जो वनस्पतियां हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, और जैसे ही लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होगी तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में भी फर्क पड़ेगा। और अगर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या होगी, हमारी डिस्टर्ब होगी। तो कुछ इस तरीके से संसाधन के रूप में हम जल का प्रयोग करते हैं। ये तो एक कंसेप्चुअल बात है, लेकिन अगर हम आगे चर्चा करें जहां से प्रश्न बन सकते हैं तो वो है हमारा क्या, उत्तराखंड में परंपरागत जल स्रोत। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में परंपरागत जो जल स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, और उससे उसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। तो आइए हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। परंपरागत जल स्रोत की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से हमारे नौला, धारा, गदेरे, गाढ़, ये सब चीजें सम्मिलित हैं हमारी परंपरागत जल स्रोत में। और मुख्य रूप से जो हमारा सम्मिलित है वो है हमारा नौला, जिसको हम कुमाऊनी भाषा में नाव भी कहते हैं। नौले की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका एक फिगर यहाँ पर लगा रखा है। वैसे हम सब नौले से बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार टॉपिक पर और अच्छे से अपनी पकड़ बनाने के लिए इन फिगर्स को भी यहाँ पर कोरिलेट कर लेते। तो जो ये नौला है, यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा गया कि वर्गाकार गर्तनुमा संरचना को क्या कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक वर्ग के आकार का गर्तनुमा एक आकृति होती है, जिसमें प्राकृतिक रूप से जल का रिसाव होता है, यानी कि जमीन के अंदर से जल का रिसाव होता है।
और यही जल जो है जमीन के अंदर से रिस के बाहर आता है, इसी को ही नौला कहा जाता है। इसको अन्य अन्य जगहों पर इस नौले को बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि नौले का अन्य नाम क्या है, तो बावड़ी कहा जाता है इसे। हम अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा हमारे नौले हैं। अगर पूछे कि अधिकतम नौले कहाँ किस जिले में देखने के लिए मिलते हैं, तो हमारे अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा सोमेश्वर के सुनरा कोट का प्राचीन नौले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो ये जो सुनरा कोट का जो ये हमारा एक नौला है, ये कत्यूरी काल का बना हुआ है, कत्यूरी शासन काल का, 14वीं शताब्दी में बना गया है। इस सुनरा कोट के नौले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, यहीं से प्रश्न पूछा गया। तो हम इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कुछ इस तरीके से। 2023 में केंद्र सरकार के उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले यानी कि स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया गया। यह स्थित है कहाँ? तो ये जो केंद्र सरकार ने जो घोषित किया है इसको राष्ट्रीय स्मारक, ये 500 वर्ष पुराना नौला हमारा सुंदराकोट अल्मोड़ा में स्थित है। ये सुंदराकोट अल्मोड़ा की एक तहसील है, वहां स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है पहले, क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तो इससे इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कि प्रश्न अगर पूछे कि ये जो सुंदराकोट है जिसको अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ये किसके शासन काल में बना है? तो ये कत्यूरियों के शासन काल में बना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक हथिया नौला हमने कई बार सुना है कि हमारे चंपावत में एक हथिया नौला है, और इसके पीछे कुछ इस तरीके की कहानी है कि एक जगन्नाथ नाम के एक मिस्त्री थे और उन्होंने बालेश्वर मंदिर की इतनी खूबसूरत आकृति बनाई, उसमें इतना जो उनकी आर्ट थी वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उस समय के तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने उनका हाथ कटवा दिया ताकि उसकी जैसी कोई प्रतिकृति ना बन पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की सहायता से एक हथिया नौले का निर्माण किया, और यहाँ पर भी जो डिजाइनिंग की गई वो बहुत ही मतलब ऐसा माना जाता है कि कला के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो एक हथिया नौले की जो इम्पोर्टेंस है वो कई बार प्रश्न के रूप में ऐसे पूछी जाती है कि एक हथिया नौला हमारे किस जिले में स्थित है? तो एक हथिया नौला हमारा कहाँ है? चंपावत जिले में स्थित है, और चंदों की राजधानी थी चंपावत, चंद का शासन काल का है, तो यही चंपावत में इसे बनाया गया है। तो ये नॉलेज से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर और कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कुछ और पूछने का, तो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं जिनको हमने समझा है। हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न, ये सुंदराकोट वाला इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे। ये लोक सेवा आयोग के द्वारा ही पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम आगे देखें तो गूल की अगर हम बात करें तो राज्य में गूलों का प्रयोग सिंचाई तथा घराटों के संचालन हेतु किया जाता है। तो जैसे हम गूल की बात करें तो ये गूल का एक फिगर लगा रखा है, ये एक छोटी नहर जैसी होती है, और इस गूल का जो मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है वो सिंचाई के लिए और घराटों के लिए किया जाता है। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली घराट के लिए किया जाता है। घराट की अगर हम बात करें तो ये हमारी एक तरीके की चक्की है जो हमारे अनाज पीसने का काम करती है। इस घराट का यूज नेचुरल वाटर के फ्लो से किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो गूल है, इस गूल को एक इस तरीके से यूज किया जाता है कि जैसे हमारी जो टरबाइन है, इस टरबाइन में वाटर का फ्लो इतनी तेजी से कराया जाता है कि पानी जब उस टरबाइन पर गिरे तो वो टरबाइन मूव करती है और उसमें जो नीचे घराट लगा हुआ है वो घूमता है, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कोरिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो इसके माध्यम से अनाज को पीसा जाता है। तो घराट हमारे एक तरीके की पारंपरिक चक्की हम उसे कह सकते हैं। तो ये जो गूल है इसका प्रयोग सिंचाई तथा घराटों के लिए किया जाता है। घराट को सर्वप्रथम चंद शासन काल के ताम्रपत्रों में इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न की दृष्टि से अगर पूछे कि घराट की शुरुआत कब से देखी जा रही है, तो क्योंकि मैंने पारंपरिक एक ट्रेडिशनल शब्द यहाँ पर यूज किया, तो ये भी हमारे घराट भी हमारी एक पारंपरिक चक्की है जिसके कालखंड की अगर हम बात करें कि कब से ये उपयोग में है, तो चंदों के शासनकाल से इसके उपयोग का पता चलता है उनके ताम्रपत्रों के माध्यम से। तो ये कुछ गूल से संबंधित।
और धारा की अगर हम बात करें तो मीठे पानी का झरना है एक प्रकार का, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कुछ इस तरीके से। धारा जो हमारी जैसे कोई नेचुरल आपको दिखती है कि जो धारा है उसमें जो वर्किंग होती है जो उसकी धारा की, वो डिपेंड करती है गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। गधेरे की अगर हम बात करें तो एक छोटा जल चैनल होता है ये गधेरा कुछ इस तरीके से, क्योंकि नदियां जब हमारी डिवाइड हो जाती हैं तो उसी से ही क्या बनते हैं, बड़ी नदियों से ही क्या बनते हैं, हमारे छोटे गधेरे भी बन जाते हैं। तो यहाँ से तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, लेकिन हाँ हमें पारंपरिक स्रोत पता होने चाहिए कि हमारे जल के क्या क्या पारंपरिक स्रोत हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बेसिस पे इनको बस यहाँ पर एक एक लाइन में समझ लिया। हाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उनका हमने जिक्र भी कर लिया और वो प्रश्न भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। आगे अगर हम देखें, उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंधन यानी कि हमारा जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो हो रहा है उत्तराखंड में वो किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ से ग्राम्या को लेकर। अगर हम जल प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही आएगा कि जल प्रबंधन क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट क्या है और किस उद्देश्य से वाटर मैनेजमेंट किया जा रहा है। जल प्रबंधन के उद्देश्य की अगर हम बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर भूजल की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार करना तथा वर्षा जल को संचित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जल की गुणवत्ता में सुधार करना और जो हमारा वर्षा जल है उसको संचित करके उसका उपयोग करना इस वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी हमारी यूनिट्स हैं जो वर्क करती है, कौन कौन सी इकाइयां हैं, तो यहाँ जल संसाधन के लिए हमारा उत्तराखंड जल प्रबंधन एवं नियामक अधिनियम पारित किया गया 2013 में। उत्तराखंड जल प्रबंधन एवं नियामक अधिनियम में संशोधन किया गया 2018 में। प्रश्न की दृष्टि से दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ये जो अधिनियम है ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर प्रश्न पूछे उत्तराखंड जल प्रबंधन एवं नियामक अधिनियम, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये है हमारा उत्तराखंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी लॉ। ये हमारा पारित किया गया है 2013 में और इसमें हमारा संशोधन किया गया है हमारा कब, 2018 में। तो दोनों हमें ध्यान में रखते हैं। अब जो ये जल प्रबंधन नियामक अधिनियम है ये क्या करता है, अगर हम जल प्रबंधन नियामक अधिनियम की बात करें तो जैसे हमने कहा कि इसका मुख्य रूप से जल का प्रबंधन करना, जैसे वर्षा जल का प्रबंधन करना, उसको बचाना, जल की गुणवत्ता को बनाना, ये सब इनके इस यूनिट के माध्यम से ये सारे काम किए जाते हैं। ऐसी हमारी एक योजना है ग्राम्या योजना। ये जो ग्राम्या योजना है इसको हमें समझना है कि यहाँ से जो प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे ग्राम्या योजना किसके द्वारा पोषित है, यानी कि यहाँ पर जो फंड आता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये रेगुलेट होती है हमारी कहाँ से, विश्व बैंक के द्वारा। और ये विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है हमारा एक। इस ग्राम्य योजना के अंतर्गत जो इसका उद्देश्य है वो है वर्षा जल का संरक्षण करना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि ग्राम्य है, ग्राम्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्राम्य का उद्देश्य है जलागम संरक्षण करना और सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण एवं आजीविका के संवर्धन की योजना है ये एक। तो ग्राम्य जो हमारी योजना है इसके माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण कराया जाता है, वहां के लोगों, जो ग्रामीण, जो वहां आसपास का जो क्षेत्र होता है उन लोगों से करवाया जाता है वर्षा जल का संरक्षण। और इस वर्षा जल के संरक्षण में जो भी उनकी मेहनत होती है या जो भी उनसे काम किया करवाया जाता है उनको पारिश्रमिक भी दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सामुदायिक स्तर की क्षमता का निर्माण करना, उनकी क्षमता को भी बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ उनके आजीविका संवर्धन की योजना भी चलाई जाती है। जैसे हमने कहा कि किस तरीके का उदाहरण हम इसमें समझ सकते हैं, तो ग्राम्य के तहत हम देखते हैं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में चाल खाल बनाई जाती है। तो चाल खाल कहने का मतलब है जमीन में गड्ढे खोदना, और जो पानी है हमारा, जैसे बारिश आई या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों से ढलान में जब पानी आया, ढलान से जब पानी नीचे आया तो उसमें क्या, उस गड्ढे में वो पानी क्या हो जाए, वो गड्ढा भर जाए पानी से और वो पानी हमारे जमीन के अंदर जाए मुख्य रूप से।
तो इसमें जब भी चाल खाल जब भी बनवाया जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को इसके लिए कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, जैसे मेरे ख्याल से 200 रुपए या 170 रुपए कुछ इस तरीके से दिया जाता है, हो सकता है कि अभी बढ़ भी गया हो। तो यहाँ पर आजीविका संवर्धन का भी ये क्या है, एक स्रोत है लोगों का, और इसमें जल संरक्षण तो हो ही रहा है। तो ग्राम्य में हमने ये समझा, ये जो पैसा हम दे रहे हैं लोगों को, जैसे हमने जो भी पारिश्रमिक दिया, 200 दिया, 300 दिया, सपोज जो भी वो पैसा पारिश्रमिक है, वो पारिश्रमिक कहाँ से आ रहा है, वो विश्व बैंक के द्वारा पोषित है। क्योंकि हम जानते हैं कि जल का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी पूरी पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन इस 71% का भी मैक्सिमम जो हमारा जल है वो लवणीय जल है, यानी कि सॉल्टेड वाटर है, क्योंकि वो महासागरों में है। पीने योग्य जो मीठा जल है, जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम है। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगातार, इस तरीके से क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है, उसके कारण से जो ये जल की जो समस्या है, ये हमारे ना केवल राष्ट्रीय स्तर की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का ये क्या है, विषय है। तो पूरे विश्व स्तर पर जल को बचाने को लेकर, इसके संरक्षण को लेकर काम किया जा रहा है। इसी के तहत ही ये ग्राम्य योजना भी चलाई जा रही है। ग्राम्य योजना को डिस्कस करने का महत्वपूर्ण कारण ये भी है, क्योंकि ग्राम्य पूछा भी गया है, चाल खाल भी पूछा गया है, और लगातार चाल खाल को लेकर काम भी कर रही है हमारी सरकार भी, और केंद्र स्तर पर भी चाल खाल को लेकर चर्चा का विषय था कुछ समय पहले। मोदी जी ने अपने कई भाषणों में कई जगह पर चाल खाल का जिक्र किया, तो इसलिए चाल खाल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उदाहरण की अगर हम बात करें ग्राम्य की, तो ग्राम्य के तहत 2004 से चाल खाल परियोजना चलाई जा रही है, और ये चाल खाल परियोजना का संबंध है वर्षा जल का संरक्षण करना। ये देखते हैं चाल खाल कैसा है हमारा। चाल खाल का फिगर इसमें आया नहीं है। अगर हम बात करें प्रश्न क्या पूछा गया है, तो हमने कहा ग्राम्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की योजना, दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम, घराटों के विकास के लिए एक योजना, जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना। तो इसमें जलागम भी किया जा रहा है, संरक्षण भी किया जा रहा है, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण भी किया जा रहा है, और आजीविका संवर्धन भी किया जा रहा है। तो ग्राम्य का जो राइट आंसर है वो डी है। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। जल प्रबंधन एवं नियामक अधिनियम, उत्तराखंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी जो हमारा लॉ है वो 2013 में पारित किया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। जल संरक्षण का दूसरा साधन, एक तो हमारे उत्तराखंड में जल संरक्षण चाल खाल के माध्यम से किया जा रहा है, दूसरा एक और साधन की अगर हम बात करें तो छत जल संचयन प्रणाली भी हमारे उत्तराखंड में प्रयोग में लाई जा रही है जल संरक्षण के लिए। जैसे इसको रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे पानी बड़े बड़े टैंक छत में लगा दिए, और फिर उसके बाद जो भी वर्षा का जो पानी आया वो उस टैंक में स्टोर कर लिया, और स्टोर करके उसको कई सारे चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। तो हमारा लेकिन जो जल संरक्षण का जो महत्वपूर्ण जो साधन है वो हमारा अभी हमारे राज्य में क्या है, चाल खाल है, लेकिन फिर भी इसको भी हम जान लेते हैं। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, तो राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए एक एकीकृत एजेंसी का गठन किया गया है। जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए। जैसे जल स्रोतों के संरक्षण कहने का मतलब है, जैसे नौले हैं, नाले हैं, गाड़ है, गधेरे हैं, धाराएं हैं, ये हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट की वजह से जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये भी क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। अब इनका पुनरुद्धार कैसे किया जाए, तो इनके पुनरुद्धार के लिए, इनको बचाने के लिए, ये जल का संरक्षण करने के लिए हमारे उत्तराखंड में एक एजेंसी का गठन किया गया है। ये जो एजेंसी है ये हमारी एक एकीकृत एजेंसी, एक इंटीग्रेटेड एजेंसी है, और इस एजेंसी का नाम है स्प्रिंग शेड एंड रिजुविनेशन एजेंसी, यानी कि SARA, स्प्रिंग शेड एंड रेजुविनेशन अथॉरिटी। प्रश्न की दृष्टि से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि सारा क्या है, तो सारा एक प्रकार की जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए बनाई गई एक एकीकृत एजेंसी है।
ये एजेंसी का इसमें मैपिंग की जाएगी कि कितने कहाँ-कहाँ नौले हैं, कहाँ-कहाँ धाराएँ हैं, जो जो सूख रहे हैं उनको बचाने के लिए उनको उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इन सब चीज़ों की मैपिंग की जाएगी और मैपिंग करके जो भी एक्शंस जो मतलब डिसाइड किए जाएँगे कि इस तरीके से बचाया जा सकता है, उस पे इम्प्लीमेंट किए जाएँगे। तो ये हमारी एक इम्पोर्टेंट वहाँ इम्पोर्टेंट भी नोट किया गया है, इम्पोर्टेंट मार्क किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से सारा से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सारा स्टैंड्स फॉर, सारा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और सारा क्या है ये पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए कौन सी एजेंसी का गठन किया गया है, क्योंकि लेटेस्ट किया गया है। अगर हम जल संरक्षण को लेकर प्रमुख कानून की बात करें तो हमारे दो तरीके के कानून हैं, एक आजादी से पूर्व यानी कि अंग्रेजों के समय पर और एक आजादी के बाद। आजादी से पूर्व की अगर हम बात करें तो संपूर्ण जल पर अंग्रेजों के द्वारा जब अधिकार किया गया तो एक वाटर रूल लेके आया गया जिसको कहा गया कुमाऊं वाटर रूल्स, जो कि 1917 में आया। और इसको नोट कर लीजिएगा, 1930 में इसमें संशोधन किया गया। प्रश्न देखिए पूछा गया है, कुमाऊं वाटर रूल, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किया गया है। ये भी अभी जो 14 जुलाई 2024 को उत्तराखंड पीसीएस लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा ली गई है पीसीएस की, वहां ये प्रश्न पूछा गया है, कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो ये लागू तो 1917 में किया गया था और इसमें संशोधन 1930 में हुआ। प्रश्न अगर इसका उद्देश्य पूछे तो अंग्रेजों ने संपूर्ण जल पर अधिकार किया तो इसलिए ये कानून लाया गया। आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो आजादी के बाद सभी जल स्रोतों को राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए, जितने भी जल स्रोत हैं उसको राज्य के नियंत्रण यानी सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए कुमाऊं तथा गढ़वाल वाटर एक्ट लाया गया। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कुमाऊं तथा गढ़वाल वाटर एक्ट लाया गया 1975 में। वाटर रूल लाया गया 1917 में। उत्तराखंड जल नीति 2019 में आई। राष्ट्रीय जल नीति तो हमारी है ही है, लेकिन राज्यों ने भी अपनी जल नीति को अपनाया है। उत्तराखंड अपनी जल नीति अपनाने वाला दूसरा राज्य है, यानी कि उत्तराखंड ने अपनी जल नीति बनाई है जल के संरक्षण को लेकर। तो ये जो बनी है, उत्तराखंड ने जो जल नीति अपनी बनाई है ये 2019 में बनाई है और अपने राज्य की खुद की जल नीति घोषित करने वाला उत्तराखंड पूरे देश भर में दूसरा राज्य है, पहला मेघालय है। तो प्रश्न अगर पूछे कि उत्तराखंड की जल नीति किस वर्ष आई या किस वर्ष लागू की गई, तो 2019 में लाई गई। तो 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट, कुमाऊं वाटर रूल्स और इसके अलावा हमारा कुमाऊं तथा गढ़वाल वाटर एक्ट और ये हमारा उत्तराखंड की जल नीति, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि सेपरेट टॉपिक मेंशन किया गया है जल। तो जल से रिलेटेड जो जो भी प्रश्न पूछे गए और जहां जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जल प्रवाह प्रणाली यूनिट नंबर 1 में मेंशन की गई है, जल विद्युत प्रणाली भी हमारे दूसरे सिलेबस में दूसरे यूनिट में मेंशन की गई है। तो यहाँ हम जल को प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन के रूप में किस किस एरिया में फोकस कर लें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से प्रश्न इम्पोर्टेंटली पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है एकीकृत एजेंसी जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए। आगे देखें, प्रमुख जल योजनाएं एवं कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो प्रमुख जल योजनाओं से संबंधित सबसे पहले हमारा गंगा नदी को बचाने को लेकर, उसमें जो प्रदूषण और गंगा नदी जो सूख रही है इसको लेकर हमारी सरकारों ने कई बार कई सारी योजनाएं बनाई हैं। सबसे पहले जो परियोजना इसमें लाई गई वो थी हमारी गंगा एक्शन प्लान। उस समय पर जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे। तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस गंगा एक्शन प्लान का दूसरा चरण 1993 में शुरू किया गया। यही गंगा एक्शन प्लान का नाम बदलकर एक नई योजना के तहत इसे प्रस्ताव शुरू किया गया, जिसका नाम है हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ। जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित है। ये प्रश्न की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत, जल शक्ति मंत्रालय के तहत 2014 में शुरू किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार ऋषिकुल से शुरू किया गया। यही प्रश्न पूछा गया,
उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से किया गया, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अलावा बात करें तो हमारी एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम 2013 से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू की गई। फैक्ट है, ये दोनों फैक्ट को लर्न करना होगा, तो इसको आप समझ लेंगे, लर्न कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जल से संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने देख लिए। जब हम कृषि की बात करेंगे तो वहाँ सिंचाई वाले सेक्शन की बात करेंगे, तो सिंचाई और नहरों को हम वहाँ पर समझेंगे। जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे, जिस टॉपिक में जिस यूनिट में वो आएगा तो वहाँ पर हम जल विद्युत परियोजनाओं को भी समझ लेंगे। आगे अगर हम वनों की चर्चा करें तो राज्य के प्रमुख वन और उनका वर्गीकरण पूछा जाता है कि किस किस आधार पर किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है पर्वतीय शीतोष्ण वन को लेकर, जो कि आगे भी होगा। हाँ, पर्वतीय शीतोष्ण वन ये इस तरीके से। तो यहाँ हम समझते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन जो हैं वो ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। अगर हम देखें कि कौन कौन सी ऊंचाई पर किस किस प्रकार के वन मिलते हैं, तो हमने कहा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उपोष्ण वन हमें मिलते हैं 700 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर। उष्ण कटिबंधीय वन 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। और ये जो उष्ण कटिबंधीय वन है जिसको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, ये दो प्रकार के हैं। एक है हमारे शुष्क वन, एक है हमारे आर्द्र वन। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई 1500 मीटर से कम में मिलते हैं, ये आर्द्र जो है हमारे 1500 मीटर तक मिलते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में बेर, जामुन, ढाक इसका एग्जाम्पल है। आर्द्र वन का बहेड़ा, सागौन, साल, शीशम। तो ये शाल, शीशम, बहेड़ा, सागौन ये इंपॉर्टेंट है। ये उष्ण कटिबंधीय वन है हमारे, जो कि हमारे आर्द्र वन के अंतर्गत आते हैं। कोणधारी वन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने देखिए उपोष्ण पढ़ा जो 700 से 12 तक है, फिर हम उष्ण कटिबंधीय पढ़े जो हमारे 1500 मीटर तक का है, 1200 से 1500 मीटर तक। अब हम 1500 से 1800 मीटर तक का की ऊंचाई पे जो हमें वन मिलते हैं उसको हम कोणधारी वन कहते हैं, कॉनिफेरस वन कहते हैं। जैसे ऐसे हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री की तरह इनकी आकृति होती है। कोणधारी वन में मुख्यतः शामिल होता है चीड़ और बांज। चीड़ इसका मुख्य एग्जाम्पल है। 1800 मीटर की ऊंचाई तक का मिलता है ये हमें कोणधारी वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन 2700 मीटर की ऊंचाई तक, इसमें हमारा मुख्य रूप से शामिल है देवदार और बांज। तो देवदार पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत आता है, तो पर्वतीय शीतोष्ण वन के अंतर्गत आता है 2700 मीटर तक। फिर हमारे उप एल्पाइन वन है 2700 मीटर से अधिक, जिसके अंतर्गत हमारे ये कुछ हमारे जैसे 2700 मीटर से ऊपर जो है हमारे यहाँ पर हमारे जो पेड़ हैं वो हमारे कम है, कुछ घास के मैदान अधिक है, लेकिन देवदार यहाँ तक मिल जाता है। तो फर, देवदार, बर्च ये हमें उप एल्पाइन वन में मिलते हैं। एल्पाइन वन में पूर्ण रूप से हमें घास के मैदान मिलते हैं, जो कि हमें 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। जैसे हमारे घास के मैदान के एग्जाम्पल है जूनिफर, रिब्स, मीडो, विलो। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जूनिफर, रिब्स, मीडो, विलो क्या है, तो ये एक प्रकार के क्या है, घास के मैदान है। तो हमें ऊंचाई याद करना बड़ा आसान है। जैसे ऐसे लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, तो इसका एक आसान तरीका ये है कि एक बार हम इसको हाथ से लिखेंगे, जैसे 700 से 1200 उपोष्ण, 1500 हमारा उष्ण कटिबंधीय वन, फिर 1800 तक हमारा कोणधारी वन, फिर 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर हमारा पर्वतीय शीतोष्ण, फिर 2700 मीटर से अधिक उप एल्पाइन, और 3000 से 3600 हमारा कौन सा, एल्पाइन घास के मैदान। ये ध्यान में रखना है, देवदार पर्वतीय शीतोष्ण वन के अंतर्गत आता है, चीड़ हमारा कोणधारी वन के अंतर्गत आता है, और हमारा साल, सागौन, शीशम, बहेड़ा ये जो है हमारा उष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आता है। जो साल है, शीशम है, ये हमारी एक तरीके की क्या है, इमारती लकड़ी है, फर्नीचर भी इससे बनाया जाता है। ट्री लाइन के लिए अगर प्रश्न पूछे कि ट्री लाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी कि ट्री लाइन कहने का मतलब है एक ऐसी ऊंचाई जिसके ऊपर वृक्ष बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं।
तो ट्री लाइन 4000 मीटर के ऊपर वृक्षों का अभाव होता है, उसी को ही ट्री लाइन कहा जाता है, क्योंकि जितना हम ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ज्यादा बर्फ गिरने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। और जो जगह बिल्कुल बर्फ से भरी, मतलब बर्फ से हमेशा जहां पर बर्फ ही बर्फ रहेगी तो वहां पर वनस्पतियां नहीं हो सकती। तो 4000 मीटर की ऊंचाई ऐसी होती है जिसको ट्री लाइन कहा जाता है। तो एक बार आप इसको अपने हाथ से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार बना लेंगे अपने हाथ से तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा आपके। वन रिपोर्ट से प्रश्न पूछा जाता है, और उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है वो 17वीं वन रिपोर्ट है। ये जो वन रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्षों में निकाली जाती है, और ये हमारे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पेश की जाती है। तो प्रश्न की दृष्टि से कौन निकालता है अगर पूछे, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय केंद्र स्तर पर जो है हमारा, उसके द्वारा निकाली जाती है। अगर हम राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत कुल भूभाग के 33% भाग पर वन लगाने का संकल्प है। और अगर वर्तमान में देखें कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो 21% भूभाग पर वन है। लक्ष्य है 33% भूभाग पर, और लक्ष्य की पूर्ति हमने 21% तक का कर ली है, लेकिन कुछ अभी और बची है। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में 66% भूभाग पर वन होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो प्रश्न की दृष्टि से प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने भूभाग पर वनों का लक्ष्य रखा गया है। 33% भूभाग पर वनों का लक्ष्य रखा गया है। कितने भूभाग पर वन है इस समय पर, तो 21% भूभाग पर वन है। ये जो वन रिपोर्ट है, ये वन रिपोर्ट के माध्यम से हम सरकार का जो ये वो है कि एम क्या है वन रिपोर्ट जारी करने का, तो इसके माध्यम से हम देखते हैं कि किस जिले में वन क्षेत्र बड़ा है, किस जिले में वन क्षेत्र कम हुआ है। तो इसके माध्यम से हम जानते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से सारी चीजें पिक्चर ली जाती है, और उसी के माध्यम से रिपोर्ट बनाई जाती है कि कहाँ पर हमारा वनावरण, वृक्षावरण कहाँ अधिक है और कहाँ कम है, और कहाँ हमें ज्यादा उसको ठीक करने की जरूरत है। तो हम अगर 17वीं वन रिपोर्ट की बात करें और अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में करें, तो हमारे राज्य में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले हैं, जहां पर सबसे ज्यादा वनावरण है, वो है हमारा पौड़ी और नैनीताल। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं जहां हमारा वन क्षेत्र कम है, ऐसा क्षेत्र जहां हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या है, कम है, वो है हमारा उधम सिंह नगर और हरिद्वार। इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का ये तरीका है कि वनावरण क्षेत्रफल कहाँ पर कम है, तो हमें बिल्कुल सीधे सेंस ये लगा लेना है कि रुद्रपुर यानी कि उधम सिंह नगर वाली जो बेल्ट है, वहां पर एक तो कृषि भूमि अधिक है, और दूसरा सिडकुल की उपस्थिति की वजह से भी वहां पर वन क्षेत्र क्या है, वनावरण क्या है, कम है। और हरिद्वार में भी हमारा क्योंकि एक तरीके का टूरिस्ट प्लेस भी है, और यहाँ पर भी हमारा सिडकुल है, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा वनावरण क्षेत्रफल में क्या है, कम है। तो ध्यान में रखेंगे कम वाला कौन सा, उधम सिंह नगर और हमारा हरिद्वार। और वनावरण क्षेत्रफल में अधिक, जहां वनावरण का क्षेत्रफल अधिक है, वो जिले हैं हमारे पौड़ी और नैनीताल। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले जहां पर वन प्रतिशत में अधिक है, वो है हमारा नैनीताल और चंपावत। ये पूछा जाता है नैनीताल, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो ध्यान में रखेंगे, याद कैसे करना है हमें, चाहे न्यूनतम क्षेत्रफल में पूछे या प्रतिशत में पूछे, उधम सिंह नगर और हरिद्वार हमारे दो ऐसे जिले हैं जहां क्षेत्रफल में भी और हमारे प्रतिशत में भी वन क्या है, कम है। लेकिन अगर हम वनावरण क्षेत्रफल की बात करें तो पौड़ी हमारा ऐसा जिला है जहां पर क्षेत्रफल में अधिक है, नैनीताल दूसरा है, और प्रतिशत में नैनीताल पहले नंबर पर आ जाता है और चंपावत दूसरे नंबर पर आता है। आगे की अगर हम चर्चा करें, वनों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वनों में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है नैनीताल जिले में। वनों में सर्वाधिक कमी देखी गई है उधम सिंह नगर जिले में। ऋणात्मक वृद्धि हुई है वनों में बागेश्वर में। ऋणात्मक वृद्धि कहने का मतलब है जहां पहले जितने वन थे उससे भी कम हो गए, तो इसको कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ, ऋणात्मक वृद्धि। तो वनों में ऋणात्मक वृद्धि हुई है बागेश्वर जिले में, तो ध्यान में रखेंगे इसको, ऋणात्मक वृद्धि वाले को।
और सर्वाधिक वृद्धि हुई है नैनीताल में। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया है, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है हमारा, प्रतिशत में पूछा गया है, प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर है नैनीताल। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है, तो पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार हमारा पाया जाता है कहाँ? 1800 से 2700 मीटर के मध्य हमारे कौन से वन मिलते हैं? पर्वतीय शीतोष्ण वन मिलते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो जल और जो वन से रिलेटेड हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हमने समझा है। ये जो यूनिट नंबर 3 है, इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।